स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 सेल। आज हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल्स। द यूकैरियोट्स इंक्लूड्स ऑल द प्रोटिस्ट प्लांट्स एनिमल्स एंड फंजी। जो हमारे यूकैरियोट्स होते हैं, जितने भी प्रोटिस्ट होते हैं मीन्स प्रोटोजोन्स होते हैं, जो प्रोटोजोआ होती है वो एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड फंगी, ये सभी हमारी कैसे हैं सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स हमने बताया था कैसे कि उसमें बैक्टीरिया से इंक्लूड होते हैं और क्या होते हैं, उसमें बैक्टीरिया आते हैं सारे जितने भी हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी आती हैं प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स में प्रोटीज, प्लांट, एनिमल्स, फंजाई ये सब आते हैं। इन यूकैरियोटिक सेल्स देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। इसमें क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें कंपार्ट्स बने होते हैं। ठीक है, देखिए थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, किसकी प्रेजेंस में, जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं उसमें। ठीक है, तो इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स पोजेस एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद द न्यूक्लियर एनवेलप। यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस होता है जिसके चारों तरफ क्या होता है, न्यूक्लियर एनवेलप होता है। इन एडिशन यूकैरियोटिक सेल्स हैव अ वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स। इसमें और क्या क्या वैरायटीज़ होती हैं, इसमें ये लोकोमोशन भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स होता है जो कि, और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स होती हैं इसमें, जिसमें साइटोस्केलेटन मीन्स जो सेल को शेप देता है एंड उसको प्रोटेक्ट करता है बाहर से। देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स। क्या होता है यूकैरियोटिक सेल्स में, यूकैरियोटिक सेल्स में हम समझ सकते हैं जैसे कि यूकैरियोटिक सेल्स है, इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के बाहर ये क्या है, एनवेलप होगा। ठीक है, और यहाँ पे सारे जो कि हमारा क्या है, ये साइटोप्लाज्म है और ये क्या है, न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल्स का है ये। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और न्यूक्लियर एनवेलप होगा। ठीक है, और यहाँ पे सब साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स होंगे जैसे कि गोल्जी बॉडीज़ वगैरह होती हैं, और इसके चारों तरफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। ठीक है, ये सब चारों तरफ होगा, इसके माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होंगे इसमें, ये सब इसमें हुआ साइटोप्लाज्म में। तो इन सबको क्या कहते हैं, साइटोस्केलेटन। जो साइटोप्लाज्म है ये सेल को मेंटेन करता है, प्रोटेक्ट करता है, इसको शेप देता है और प्रोटेक्ट करता है बाहर से, कि बाहर कोई भी ऑर्गेनिज्म दूसरा इसको हार्म ना करे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो साइटोप्लाज्म है वो कैसे काम करता है सेल के लिए, साइटोस्केलेटन का काम करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स। जो हमारा ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होंगे प्रेजेंट। ठीक है, और क्रोमोसोम्स में जीन्स होते हैं, डीएनए होता है। तो डीएनए क्या है हमारा, ये क्या है, क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स में क्या होगा, डीएनए प्रेजेंट होगा जो क्या है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये क्या है हमारा जेनेटिक मटेरियल। तो हम कह सकते हैं जो जेनेटिक मटेरियल हमारा रेडी होता है वो किस में होता है, क्रोमोसोम्स में। जबकि प्रोकैरियोट्स में कैसे होता था, वहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल हमारा डीएनए था या फिर आरएनए होता था वो कैसा होता था, सर्कुलर होता था और फ्री लिविंग होता था। वो कोइल्ड होता था, वो सर्कुलर होता था, जो कि साइटोप्लाज्म में ऐसे ही घूमता रहता था वहाँ पे, क्योंकि न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। All eukaryotic cells are not identical. Plant and animal cells are different as the former possess cell wall, plastids and a large central vacuole which are absent in animal cell. Eukaryotic cells में हमें पता है plants भी include होते हैं और animals भी, but eukaryotic cells में plants और animals दोनों में ही कुछ differences होते हैं। इसमें दोनों include होते हैं, plants भी और animals भी, और दोनों में भी कुछ difference होते हैं। जैसे जो सेल वॉल होती है, प्लास्टिड्स एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, वो एनिमल सेल्स में एब्सेंट होता है, जबकि प्लांट्स में सेल वॉल भी होती है, प्लास्टिड्स भी और वैक्यूम। तो प्लांट्स में 3 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जो कि एनिमल्स में नहीं होती हैं, सेल वॉल, प्लास्टिड और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जो होता है। ठीक है, विच आर एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। ऑन द अदर हैंड एनिमल सेल्स हैव सेंट्रियोल्स विच आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल्स। जबकि क्या होता है कि एनिमल सेल्स में क्या होते हैं, सेंट्रियोल्स होते हैं जो ज़्यादातर मोस्टली जो प्लांट्स में एब्सेंट होते हैं। ठीक है, हम इसकी स्ट्रक्चर देख करके स्टडी कर सकते हैं। देखिए क्या होता है इसमें,
ये है हमारी प्लांट सेल और ये है एनिमल सेल, ठीक है। न्यूक्लियस होता है दोनों में ही, जो ऑर्गेनेल्स हैं, सेल ऑर्गेनेल्स, वो भी दोनों में प्रेजेंट हैं, बट इसमें जो ये लार्ज वैक्यूल है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और एनिमल्स में नहीं होता है। जो सेल वॉल है वो प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है। जो प्लास्टिड्स होते हैं वो भी इसमें होते हैं, प्लांट सेल में, और सेल वॉल में, इसमें एनिमल सेल में नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें होती हैं। और जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे ये सेंट्रियोल्स हैं। सेंट्रियोल्स एनिमल सेल में तो प्रेजेंट होंगे पर प्लांट सेल में एब्सेंट होंगे। तो यूकैरियोटिक सेल्स में, दोनों में, प्लांट में और एनिमल में भी कुछ डिफरेंसेस होते हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखने चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। सेल के अंदर जो जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन क्या है? जो कि बाहर उसे कवर करती है, किसको? सेल को। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है, ठीक है। द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन वाज स्टडीड ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन द 1950s। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई थी उसके बाद ही हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ाया हमने। मीनवाइल केमिकल स्टडीज ऑन द सेल मेम्ब्रेन स्पेशली इन ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स RBCs enable the scientists to reduce the possible structure of plasma membrane। साइंटिस्ट ने क्या किया था, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो है डिस्कवरी हो गई थी उसके बाद जो ह्यूमन्स के RBCs थी उनमें उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को नोटिफाई किया। दिस स्टडीज शोड दैट द सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन, ठीक है। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है उसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। जो उसमें प्लांट सेल में और एनिमल सेल में दोनों में ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। दिस स्टडी शोड दैट द सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। इस स्टडी ने सेल मेम्ब्रेन में हमें ये पता चला कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो 2 चीज़ों की बनी होती है, एक प्रोटीन की, दूसरा लिपिड की। सेल मेम्ब्रेन में हमारे प्रोटीन्स होते हैं और क्या होता है? लिपिड्स होते हैं, ठीक है। द मेजर लिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड्स। जो लिपिड्स काफ़ी बड़े होते हैं साइज में उन्हें क्या बोलते हैं? फॉस्फोलिपिड्स दैट आर अरेंज इन अ बाइलेयर, ठीक है। इसे हम एक डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। देखिए क्या होता है। द मेजर लिपिड्स आर फास्फोलिपिड्स दैट आर अरेंज इन अ बाइलेयर। जो मेजर लिपिड्स होते हैं वो बाइलेयर में होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये हैं लिपिड्स हमारे, ठीक है। जो इनकी टैल होती है ये सेल के अंदर होती है। इनकी टेल सेल के अंदर होती है और जो इनका ये हेड है वो सेल के बाहर होता है। क्या है ये? लिपिड्स हैं, ठीक है। ये क्या है? लिपिड्स। ये ऐसे पूरा कवर होता है, मतलब सेल के जो बाहर है, सेल मेम्ब्रेन के जो सबसे बाहर होती है वो हमारी लिपिड्स होती है और प्रोटीन्स। ये पूरी सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है, ठीक है। जो हमारी सेल है उसमें जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, उसकी स्ट्रक्चर है जिसमें प्रोटीन्स और लिपिड्स होते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं जो सेल की बाउंड्री है पूरी, जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें चारों तरफ क्या होते हैं? लिपिड्स होते हैं। लिपिड्स के 2 पार्ट्स होते हैं, एक हेड और एक टेल होती है। जो हेड होती है वो सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ होती है, ठीक है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें बाहर की तरफ को हेड होता है और जो इनकी टेल होती है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। द मेजर लिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड्स। जो मेजर लिपिड्स होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं? फॉस्फोलिपिड्स दैट आर अरेंज इन अ बाइलेयर। बाइलेयर मीन्स 2 लेयर्स ये बनाते हैं, बाइलेयर, ठीक है। ऑल्सो द लिपिड्स आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन विद द polar head towards the outside and the hydrophobic tails towards the inner part। जो हमारे पोलर हेड होता है लिपिड्स का वो किधर की तरफ होता है? आउटर साइड होता है सेल मेम्ब्रेन के, ठीक है। और जो टेल होती है इसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिक टेल। हाइड्रोफोबिक टेल होती है जो टुवार्ड्स द इनर पार्ट, जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ होती है, ठीक है। ये हाइड्रोफोबिक होती है।
दिस इंश्योर्स दैट द नॉन पोलर टेल, तो ये नॉन पोलर टेल है, ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वेस इन्वायरमेंट। ये मतलब एक्वेस इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करती है, जो कैसी है, हाइड्रोकार्बन्स से बनी हुई है, ठीक है। इन एडिशन टू फास्फोलिपिड्स मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन्स कोलेस्ट्रॉल, जो ये फास्फोलिपिड्स मेम्ब्रेन है इसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। कैसे होता है कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल ऐसे बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे सारे में क्या होगा, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होगा। ठीक है, ठीक है हमारा आगे देखते हैं। Later, biochemical investigation clearly revealed that the cell membranes also possess proteins and carbohydrates. इसमें proteins भी होती है और carbohydrates. The ratio of proteins and lipids varies considerably in different cell types. जिस तरह की सेल होती है हमारी, उनमें अलग अलग तरह की अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स और लिपिड का रेशियो होता है। इन ह्यूमन बींग्स द मेम्ब्रेन ऑफ द एरिथ्रोसाइट हैज़ अप्रोक्सीमेटली 52% प्रोटीन होती है, 40% लिपिड्स, ठीक है। Depending on the ease of extraction, membrane proteins can be classified as integral and peripheral. जो हमारी ये प्रोटीन होती है, ये दो टाइप की होती है, एक तो होती है इंटीग्रल और एक होती है पेरिफेरल, ठीक है। तो जो हमारी ये होती है, ये प्रोटीन कैसी होती है, जो बिल्कुल बरीड होती है लिपिड्स में, मतलब सेल मेम्ब्रेन में, इसको बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन। यहाँ पे होगी अंदर की तरफ ऐसे ऐसे, इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं उन्हें, ठीक है। और जो हमारी पेरिफेरल होती है वो सरफेस के बाहर होती है, ऐसे जो पूरी सरफेस से बाहर ऐसे लंबी सी ऐसे निकली रहती है, ये होती है हमारी पेरिफेरल प्रोटीन, इसे बोलेंगे पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है। और जो ये हमारी पेरिफेरल प्रोटीन होती हैं, इस पर क्या होती हैं, शुगर प्रेजेंट होती है, ठीक है। जो शुगर के क्रिस्टल्स हैं ये इस पर प्रेजेंट होती हैं पेरिफेरल प्रोटीन पे ओनली, जो पेरिफेरल प्रोटीन बाहर निकली होती है उस पर यहाँ पे शुगर होती है प्रेजेंट, ठीक है। आगे देखते हैं। As improved model of the structure of cell membrane was proposed by Singer and Nicholson. जो ये मॉडल था, ये दो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, सिंगर एंड निकोलसन। इन्होंने इस्टेब्लिश कैसे 1972 में, वाइडली एक्सेप्टेड एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसे बोलते क्या बोलते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि सेल मेम्ब्रेन को बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखने वाली बात है। अकॉर्डिंग टू दिस द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड्स इनेबल्स लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स विद इन द ओवरऑल बाई लेयर। इसमें क्या होता है, जो लिपिड्स होता है वो प्रोटीन्स को पूरा कवर करता है ओवरऑल बाई लेयर में, ठीक है, जो ऊपर नीचे लिपिड्स की लेयर थी। दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी। द फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट from the point of view of functions like cell growth, formation of intercellular junction, secretion, endocytosis, cell division etc. जो ये फ्लूइड होता है, जो मतलब ये प्रोटीन्स और लिपिड्स का फ्लूइड होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है किस लिए, सेल ग्रोथ के लिए। जो सेल ग्रो करेगी, फॉर्मेशन करेगी इंटरसेलुलर जंक्शन का, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस मतलब जो वो फूड लेगी, सेल डिवीज़न जो होगा उसमें ये जो फ्लूइड है ये वर्क करता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ मोलिक्यूल्स अक्रॉस। जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, पूरी जो सेल मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये किस में वर्क करती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मोलिक्यूल्स अक्रॉस। इसके बिल्कुल आगे पीछे मतलब पूरा इसमें से क्रॉस हो सकते हैं मोलिक्यूल्स, ठीक है, वो आ भी सकते हैं इसमें से जा भी सकते हैं। तो इनमें ट्रांसपोर्ट होता है मोलिक्यूल्स का, जो बाहर से अंदर और अंदर से बाहर जाता है, और ये परमिएबल होती है। मीन्स जो सिलेक्टिव फूड्स होते हैं, सिलेक्टिव मोलिक्यूल्स होते हैं, वही इसे क्रॉस कर सकते हैं। द मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेबल होती है टू सम मोलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ इट। मैनी मोलिक्यूल्स कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। कुछ मोलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनमें मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और वो मेम्ब्रेन को पार कर सकते हैं।
एंड दिस इज कॉल्ड द पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसको बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, जहाँ मॉलिक्यूल्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। न्यूट्रल सॉल्यूट्स मे मूव अक्रॉस द ग्रेडियंट फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू द लोअर। इसमें ये होता है जो मतलब हमारा न्यूट्रल सॉल्यूट्स में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन अलोंग द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। हमने ये पढ़ा है कंसनट्रेशन जो ग्रेडियंट होता है, इसमें क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाई कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन मूव करता है। डिफ्यूज़न होता है इनमें मॉलिक्यूल्स का न्यूट्रल सॉल्यूट, जैसे कि इसमें अगर मॉलिक्यूल्स अंदर वाले जो हायर कंसनट्रेशन अगर सेल के अंदर, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जाएंगे, लोअर कंसनट्रेशन में बाहर हायर है तो अंदर आएंगे लोअर कंसनट्रेशन में। मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। जो मूवमेंट होता है वाटर का बाय डिफ्यूजन, इसी के डिफ्यूजन यही है कि हायर टू लोअर कंसनट्रेशन मूव करना, तो इस कॉल्ड ऑस्मोसिस। इस प्रोसेस को बोलते हैं हायर टू लोअर कंसनट्रेशन मूव करना मॉलिक्यूल्स का या वाटर का, इसे बोलते हैं ऑस्मोसिस। एज द पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर। जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो पास नहीं कर सकते नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर। हमने देखा क्या, जो इसका हेड होता है लिपिड का वो कैसा होता है, पोलर, जो इसकी टेल होती है वो नॉन पोलर होती है। तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे पोलर वाले वो इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे, मतलब यहीं आकर के वो रुक जाएंगे, नॉन पोलर्स को वो पास नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दे रिक्वायर अ कैरियर प्रोटीन ऑफ द मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। उन्हें किसकी रिक्वायरमेंट होती है उसे क्रॉस करने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, प्रोटीन्स की, कैरियर प्रोटीन्स होती है जो उसको अंदर ले जाती है, मेम्ब्रेन्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करती हैं मॉलिक्यूल्स। तो प्रोटीन्स हमारा क्या वर्क करता है, मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने का वर्क करता है। अ फ्यू आयंस और मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट दिस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो इस वाले रूल को हमारा फॉलो नहीं करते हैं, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, और वो मूव कर जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन करते हैं। जबकि क्या रूल है हमारा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, बट जो लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे उन्हें क्या बोलेंगे हम, उन्हें बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। सच इज़ द ट्रांसपोर्ट इज़ एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस, क्योंकि उन्हें एनर्जी चाहिए होगी। अगर किसी चीज़ को हम ज़बरदस्ती कर रहे हैं या फिर रूल के अपोजिट कर रहे हैं तो उसमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। उसमें हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं थी हायर से लोअर में, वो एक रूल था, वो फ्लो हो रहा था। इसमें लोअर टू हायर कंसंट्रेशन जो मॉलिक्यूल्स जाएंगे उन्हें एनर्जी डिपेंडेंट होंगे वो प्रोसेस, जो कहाँ बनेगी, इन विच एटीपी इज़ यूटिलाइज, जो एटीपी यूटिलाइज करेगी। एटीपी क्या है हमारी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होगी, यूटिलाइज होगी, एंड इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जैसे Na पॉजिटिव के पोटेशियम जो पॉजिटिव होता है पंप, जो ये है ये कैसे ग्रेडियंट है हमारे, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स है जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाते हैं। ये क्या करते हैं, रूल के अपोजिट जाते हैं, ये लोअर टू हायर कंसनट्रेशन मूव करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे डिफरेंस देख सकते हैं, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करेंगे, जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं इसे पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे, ठीक है। इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये रूल्स के अपोजिट जाते हैं, मॉलिक्यूल्स लोअर से हायर जाते हैं और इसमें एनर्जी डिपेंड होती है, क्योंकि लोअर से हायर जाएंगे तो इन्हें एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं सेल वॉल, जो बाहर की सेल वॉल है, जो कहाँ होती है हमारी प्लांट्स में होती है, एनिमल्स में नहीं होती है, ठीक है। ये प्रोकैरियोट्स में भी होती है, सेल वॉल्स होती हैं। एज यू मे रिकॉल अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड द सेल वॉल। जो नॉन लिविंग होते हैं इसे क्या बोलते हैं, सेल वॉल। फॉर्म्स एन आउटर कवरिंग फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई एंड प्लांट्स में ही होती। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो यूकैरियोट्स में तो होती हैं, बट जो ये सेल वॉल है ये फंजाई और प्लांट्स में होती हैं, यूकैरियोट्स में, एनिमल्स में नहीं होती हैं। Cell wall not only gives shape to the cell and protects the cell from mechanical damage and infection, it also helps in cell-to-cell interaction and provides barrier to undesirable macromolecules. सेल वॉल का क्या वर्क होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है, जैसे हमने पहले पढ़ा है प्रोकैरियोट्स में कि फर्स्ट हमारी कैप्सूल होती है, सेकंड सेल वॉल, थर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर अंदर हमारा पूरा सेल। तो सेल एनवेलप में 3 पार्ट होते हैं, कैप्सूल, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कैप्सूल सेल वॉल जो है ये प्रोकैरियोट्स में होते हैं, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सिर्फ ये होती है एनिमल में, यूकैरियोट्स के एनिमल में, ठीक है। और जो प्लांट्स हैं उसमें क्या होती है, सेल वॉल भी होती है और प्लाज्मा और फंजाई में भी।
तो इसका क्या फंक्शन है? इसका फंक्शन है ये प्रोटेक्ट करती है सेल को, शेप देती है और मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से भी ये बचाती है सेल को। और इट आल्सो हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, जो सेल टू सेल आपस में इंटरेक्शन होता है दूसरी सेल से, और प्रोवाइड करते हैं बैरियर को, मतलब एक बैरियर बना लेते हैं कि जो अनडिज़ायरेबल जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, जो मतलब हार्मफुल मॉलिक्यूल्स हैं, वो सेल के अंदर जाने से उसे रोकते। एक तरीके से सेल वॉल जो है वो गार्ड का काम करती है, ठीक है। एल्गी हैव सेल वॉल, एल्गी में भी सेल होती है, क्यों? क्योंकि एल्गी प्लांट्स में इंक्लूड है हमारे। मेड ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टेन्स, मैनन्स, मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, वाइल इन अदर प्लांट इट कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टीन्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। तो हमारी जो एल्गी है उसमें ये वाले मिनरल्स होते हैं, जबकि प्लांट्स में सेलुलोज भी होता है, ठीक है, जो कि एल्गी में नहीं है, वो एब्सेंट है उसमें। सॉरी, एल्गी में भी सेलुलोज होता है क्योंकि वो भी प्लांट्स में ही इंक्लूड है। हमारे जो सेलुलोज है वो एनिमल्स में नहीं होता है, ठीक है, एनिमल्स की सेल वॉल में नहीं होगा। द सेल वॉल ऑफ अ यंग प्लांट सेल, द प्राइमरी वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ, जो यंग प्लांट होता है उसकी जो सेल वॉल होगी वो कैसे काम करेगी? प्राइमरी वॉल, क्योंकि वो कैपेबल होगी ऑफ ग्रोथ के लिए, क्योंकि वो अभी ग्रो करेगी, अभी वो इमेच्योर है यंग प्लांट में। विच ग्रेजुअली डिमाइंसेस एज द सेल मेच्योर्स एंड द सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म, जब सेल वो मैच्योर हो जाती है, प्लांट्स मैच्योर होने लगेगा तब सेकेंडरी वॉल भी बनने लगेगी। ऑन द इनर टुवार्ड्स द मेम्ब्रेन साइड ऑफ द सेल, जो सेल के अंदर बनी। द मिडल लैमिला इज अ लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पैक्टेट, जो सेल वॉल में होती है मिडल, वो क्या होगी? लैमिला कहेंगे उसे, जो बनी होती है कैल्शियम पैक्टेट की, विच होल्ड्स ऑफ ग्लूज द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर, ये एक तरीके से ग्लू का काम करता है। जो पास की सेल्स होती हैं, सेल्स आपस में इंटरेक्ट किसकी वजह से करती है? लैमिला, क्योंकि ये ग्लू का काम करता है, उसे चिपका देता है। द सेल वॉल एंड मिडल लैमिला मे बी ट्रावर्स्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स, ये क्या करता है? प्लाज्मोडेस्माटा विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म, ये क्या करता है? जो साइटोप्लाज्म होते हैं, दो सेल होंगी तो उनके जो साइटोप्लाज्म होंगे, प्लाज्मोडेस्माटा की प्रोसेस के अकॉर्डिंग वो इन दोनों को आपस में इंटरेक्ट करेगा, क्या? लेमिला, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, जिसमें हमारे आएंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइजोसोम्स, ठीक है। ये सब हम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में पढ़ेंगे। जो है जितनी भी मतलब मेम्ब्रेन बाउंड्स ऑर्गेनेल्स है वो कैसे होंगे हमारे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। थैंक यू।